श्रीगंगानगर में एनआईए की रेड और श्रीगंगानगर पुलिस ने बदमाश देवेंद्र भानु, सुभाष सतनाम और साहिल गोदारा को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 350 ग्राम के लगभग अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। हेरोइन और 4 विदेशी ग्लॉक पिस्टल, 9 mm और 1 विदेशी जिग्ना पिस्टल, 30 बोर और 29 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पीसी रिमांड प्राप्त कर जिस पर एनआईए, आईबी और अन्य एजेंसियों से समन्वय कर आरोपियों से संयुक्त पूछताछ शुरू की है। पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी राजन छजगरिया को गिरफ्तार किया गया। अब अनुसंधान आरोपीगण को जेसी करवाया गया था। एनआईए ने आज मामले में इनपुट के चलते 12 ठिकानों पर रेड मारी है। अशोकनगर पुरानी आबादी में 11 स्थान और पुलिस थाना रावला क्षेत्र में 1 जगह दबिश दी गई है। मामले में गिरफ्तार अपराधी के लॉरेंस गैंग से तार जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल रेड के दौरान कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, ये बड़ी कार्रवाई श्रीगंगानगर में हुई है और जिन लोगों को पकड़ा है उनके तार लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, और क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, श्रीगंगानगर जिले में जो 2 कार्रवाई अलग अलग हुई थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें पुलिस थाना कोतवाली और पुलिस थाना जवान नगर इलाके में ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 मुकदमे दर्ज किए थे। दोनों मुकदमे का जो अनुसंधान था वो एनआईए के द्वारा किया जा रहा था। एनआईए को आज जो इनपुट मिला था उसके बाद एनआईए ने 12 स्थानों पे दबिश मारी है। जो पूछताछ के दौरान जो गिरफ्तार किए गए थे आरोपीगण, उनसे इनपुट मिला। उनकी निशानदेही पे जो स्थान चिन्हित किए थे वहां पर एनआईए ने आज सुबह से आज दबिश मारी है और कई संदिग्ध से पूछताछ भी की है, कई नाम भी सामने आए हैं। बहरहाल एनआईए जो टीम है वो लगातार जो पूरे प्रकरण है उस पर नजर बनाए हुए हैं। जी राकेश, और एनआईए का ये पूरा इस मामले पर जिस तरीके से इनपुट मिला और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, अब एक के बाद एक तार खुल रहे हैं। लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की भी बात सामने आई है इन लोगों की। अब कितने लोग गिरफ्तार टोटल राकेश इस पूरी कार्रवाई में हुए हैं, और अब एनआईए की पूछताछ के बाद जो इनपुट मिला है और बड़े बड़े चेहरे जो वांटेड भी हैं, जो गैंग वॉर्स में भी जुड़े हो सकते हैं, जो गैंग का हिस्सा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होना तय है। राकेश, ये कार्रवाई यहीं तक रुकेगी नहीं? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से राजस्थान का मोस्ट वांटेड अपराधी रोहित गोदारा, जिसको पकड़ने के लिए एजीपीएफ टीम ने भी जाल बिछा रखा है, क्योंकि वो विदेश में कहीं फरारी काट रहा है, तो उससे भी संबंध देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट रूप से लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है, उनका गुर्का है। क्योंकि उस गैंग में अनमोल विश्नोई है, रोहित गोदारा है, ये दोनों राजस्थान को ऑपरेट करते हैं और व्यापारियों को धमकाते हैं। क्योंकि जब इन बदमाशों की गिरफ्तारी की गई तो विदेशी हथियार इनसे बरामद किए गए, जिसमें विदेशी क्रॉस पिस्टल, जिगाना पिस्टल इनसे जब मिली तो इस हथियार के संबंध में इनसे काफी डिटेल में पूछताछ की गई कि हथियार कहाँ से आए, क्योंकि ये महंगे हथियार थे और आसानी से ये उपलब्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये तस्करी के द्वारा भारत में लाए गए थे। अब इनके पीछे कौन है, कहाँ से हथियार आए थे, कौन इस गैंग को संचालित कर रहा है, राजस्थान में कौन कौन लोग इनमें शामिल है, ये सब अब एनआईए की जांच का विषय बना हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच श्रीगंगानगर में एनआईए के रेड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रकरण संख्या 240 धारा 8/21, 25 एनडीपीएस एक्ट और 3/25 से 1BA आयुध अधिनियम, पुलिस थाना कोतवाली, जिला श्रीगंगानगर, इन तमाम एक्ट्स और कानूनों के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए, कई जगह पर दबिश दी जा रही है। तो 2 तरह के प्रकरण अनुसंधान हेतु एनआईए द्वारा एफआईआर दर्ज कर सुपुर्दगी में दिए। एनआईए द्वारा जिला पुलिस श्रीगंगानगर से 12 टीमें
जिसमें सिर्फ ना सिर्फ पुलिस संसाधन और इसमें कई पुलिसकर्मियों की पूरी टीम गठित की गई है और तकरीबन 12 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग स्थानों पर जाकर दबिश दे रही हैं। श्रीगंगानगर द्वारा पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई गई एनआईए को और एनआईए द्वारा 11 ठिकानों पर जिला हेडक्वार्टर जिसमें अशोकनगर पुरानी आबादी में एक टीम द्वारा पुलिस थाना रावला क्षेत्र में दबिश दी गई है। तो एनआईए और श्रीगंगानगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है और ये बहुत बड़ी कार्रवाई श्रीगंगानगर में हो रही है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे नरेश मीणा की न्यायिक अभिरक्षा 22 अगस्त तक बढ़ाई गई। 11 अगस्त को होगी जमानत पर सुनवाई। पिपलोदी हादसे के बाद एसआरजी अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया गया और फिर 27 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला कारागृह जेल नरेश मीणा को भेजा था और अब नरेश मीणा की जमानत को लेकर सुनवाई होगी, कोर्ट करेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही इतने महीनों बाद नरेश मीणा जेल से छूटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति का जुनून सर पर सवार कहिए या फिर कोई अन्य कारण कहिए, अब एक बार फिर एक और मामले में नरेश मीणा जेल की सलाखों में है। पिपलौदी हादसे के बाद एसआरजी अस्पताल में धरना प्रदर्शन नरेश मीणा द्वारा किया गया था। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर 11 अगस्त को झुंझुनू आ सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। फसल बीमा योजना क्लेम वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम और केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे की शुरू हुई तैयारियां। हवाई पट्टी पर प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों में अधिकारी जुटे हुए हैं। झुंझुनू जिले के 30,000 के करीब किसान हिस्सा लेंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा झुंझुनू जा सकते हैं 11 तारीख को। सीएम और केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारी शुरू हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान भी झुंझुनू आएंगे। तो हवाई पट्टी पर प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों में अधिकारी जुट चुके हैं। झुंझुनू जिले के 30,000 के करीब किसानों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। 11 तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। और अब खबर बांसवाड़ा से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर जिले में कुपड़ा ब्रिज के पास बड़ा हादसा हुआ है। मार्बल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। 5 से 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। मार्बल के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत भी हो गई है। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक बड़ा हादसा, मार्बल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। राजस्थान में 5 से 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बांसवाड़ा में यह हादसा हुआ है। तकरीबन 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मार्बल के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत हुई। बांसवाड़ा में ये कुपड़ा ब्रिज पर बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर जितने भी घायल मजदूर हैं उन्हें रेस्क्यू कर बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन अफसोस की बात कि 3 मजदूरों की मौत मार्बल के नीचे दबने से हो गई है। हमारे सहयोगी किशन जुड़ चुके हैं। किशन, 3 मजदूरों की मौत और बाकी जो अन्य मजदूर घायल अवस्था में हैं, अभी उनकी क्या स्थिति? देखिए नंदिनी, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा तलवाड़ा रोड का है। यहाँ पर एक जो ट्रक था, उस ट्रक के अंदर में करीब 5 से 7 मजदूर थे और उस ट्रक के अंदर में करीब मार्बल भरा हुआ था। अचानक वह ट्रक अनियंत्रण हो गया, जिसके चलते 3 मजदूर हैं उनकी मौके पर मौत हो गई है, जबकि 4 से 5 लोग और जो घायल है उनका जिला अस्पताल के अंदर में इलाज जारी है। फिलहाल मौके पर जो सदर थाने की पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। आखिरकार ये जो ट्रक है वो किस प्रकार से अनियंत्रण हुआ, क्या लापरवाही रही, इसकी पूरी तफ्तीश है वो सदर थाना पुलिस कर रही है। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल पूरे मामले को लेकर तफ्तीश हो रही है कि आखिर ये जो ट्रक पलटा है इसके पीछे क्या कारण रहे, यह हादसा आखिर हुआ कैसे, क्योंकि 3 मजदूरों की मौत इस हादसे में हो गई है। बहुत दर्दनाक ये हादसा बांसवाड़ा में हुआ है। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने स्वच्छता योद्धाओं को राखी बांधकर उनका सम्मान किया और समाज में उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में निगम के अधिकारी, कर्मचारी और आमजन उपस्थित रहे। महापौर ने कहा कि स्वच्छता योद्धा हमारे शहर के असली रक्षक हैं,
जो रोजमर्रा में सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उन्हें राखी बांधकर उनका आभार प्रकट करना एक छोटे से सम्मान का प्रतीक है। रक्षाबंधन को स्वच्छता बंधन के रूप में हम मना रहे हैं। हमारे स्वच्छता योद्धाओं के साथ में, जनप्रतिनिधि के साथ में, हमारे शहर में सुरक्षा की जिनकी व्यवस्था है उन सुरक्षा प्रहरियों को, और इसी विश्वास के साथ में कि हम सब मिलकर हमारे जयपुर को और आगे बढ़ाएंगे, स्वच्छता में आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा में आगे बढ़ाएंगे, और जनप्रतिनिधियों से कि हम जयपुर को और विकास की पथ पर रफ्तार में और आगे बढ़ाएंगे। और ये रक्षाबंधन हम स्वच्छता बंधन के रूप में मना रहे हैं, जिसमें हमारी स्वच्छता योद्धा, हमारी बहनें, जिनके हाथ से 3R यानी रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस के सिद्धांत पर आधारित राखियाँ बनाई जा रही है। जहाँ हम और अब खबर कोटपुतली से है, जहां पर बानसूर अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से नवाचार किया गया, जिसके तहत बानसूर के भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने लोकसभा की कार्रवाई देख लोकसभा और राज्यसभा का भ्रमण किया। वहीं दिल्ली स्थित भूपेंद्र यादव के निवास स्थान पर पहुंचकर मंत्री यादव का स्वागत किया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात हुई। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर प्रमुख निजी बैंक में अपने क्षेत्रीय विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी 20वीं शाखा का शुभारंभ किया है। इस भव्य समारोह में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री जोराराम ने पारंपरिक रूप से फीता काटकर शाखा का उद्घाटन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि निजी बैंकिंग सेक्टर का ये विस्तार स्थानीय नागरिकों और व्यावसायिक वर्ग के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। ऐसी शाखाएं न केवल बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। से यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में ये बैंक इस क्षेत्र में अच्छा काम करके अच्छी सेवाएं देगी, जिससे हमारा ये जो व्यापार है वो और बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा और निश्चित रूप से व्यापार के क्षेत्र में हमारे व्यापारियों को सहयोग मिलेगा। वैसे सुमेरपुर की मैं यहाँ 45 साल से ज्यादा समय से हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वीकृति दी है 10 श्रमिकों तक के नियोजन पर संस्थानों को पंजीयन से मिलेगी छूट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 की धारा 4 के अंतर्गत शिथिलता प्रदान की है। राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। तो सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, 10 श्रमिकों तक के नियोजन पर संस्थानों को पंजीयन से छूट मिलेगी और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का माना जा रहा है। तो राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, ये जो डिसीजन लिया गया है सीएम की तरफ से, ये किस लिहाज से फायदेमंद होगा, जानकारी दीजिए। देखिए नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्सर इससे व्यवहारिक दिक्कतें जो आती थी वो दूर हो जाएंगी। जिन संस्थानों में 10 श्रमिक होंगे, यानी कि 0 से 10 यानी कि 2, 4, 5 यानी 10 तक की संख्या में जो श्रमिक होंगे इन संस्थाओं में, उनको अब पंजीयन से छूट मिल जाएगी। तो उनको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पंजीयन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और इससे कई बार क्या होता है कि आपका बहुत छोटा एक आप MSME के तहत एक छोटी दुकान शुरू करते हैं, कोई छोटा उद्योग धंधा शुरू करते हैं और आपके मान लो 5 ही लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, तो उससे आपको छूट मिलेगी।
इससे जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा टारगेट है, सरकार का टारगेट है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम साबित होगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा नंदनी, कई बार ये व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। आज एक व्यक्ति एक छोटा व्यवसाय अपना शुरू करना चाहता है तो उसके लिए पंजीयन के लिए दफ्तरों को चक्कर काटने पड़ते हैं, उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, अलग अलग विभागों में जाके आपको कागज सबमिट कराने पड़ते हैं। यानी कि उन सभी से आपको छुटकारा मिलेगा और आप इजी तरीके से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इसका भी मकसद यही है कि कैसे अपना जो व्यापार है, दुकान जो चलाने वाले लोग हैं, छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको लाभ मिल सके और वो न केवल इन जो अगर मैं ये कहूँ नंदनी कि आपको बहुत ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ती हैं, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर जयपुर से, जहां पर रक्षाबंधन पर अपने अपने घर जाने वालों की भीड़ बस अड्डों पर उमड़ पड़ी है। इसका फायदा उठाते हुए कई प्राइवेट बस संचालकों ने मनमानी शुरू कर दी है और सामान्य दिनों में जो सफर 200 रुपए में होता था, अब 400 से 600 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं सीटें फुल होने से लोग बसों की छतों पर बैठकर सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। कई यात्री टिकट ना मिलने पर घंटों इंतजार कर रहे हैं और निजी टैक्सियों का सहारा ले रहे हैं, जिनके किराए भी आसमान छू रहे हैं। परिवहन विभाग की ओर से कोई सख्त निगरानी नहीं दिख रही है, जिससे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के हौसले और ज्यादा बुलंद होते नजर आ रहे हैं। तो परिवहन विभाग कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता है। त्योहारों के मौसम में जब भीड़ अपने अपने गांव, अपने अपने घर को लौटते हैं, तो कैसे बस ऑपरेटर्स की मनमानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। ये हर साल त्योहारों पर इसकी बानगी देखने को मिलती है। आप सोचिए, जिन जिन शहरों का किराया 400 रुपए है, वहां लोगों को 600 रुपए पे करना पड़ रहा है। बसों में सीट नहीं मिल पा रही है, बसों की छतों पर बैठकर पैसेंजर्स जा रहे हैं। काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। कल राखी का त्योहार है और रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाने के लिए लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, कोई अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी होती है कि त्योहार के वक्त में कम से कम ऐसे इंतजाम तो परिवहन विभाग को करने चाहिए कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो। यानी अगर आपको अपने घर जाना है, त्योहार का सीजन है, तो उसमें भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये हमारे सिस्टम के लिए बड़ा निराशाजनक बिंदु है कि हम त्योहार के पहले ऐसे नॉर्म्स, ऐसे रूल्स भी नहीं बना पाते हैं या उनको लागू नहीं करा पाते हैं कि जो ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, ये अपनी मनमानी ना करें। कम से कम अगर कहीं का टिकट 400 रुपये का बनता है रेगुलर दिनों में, तो ये लोग मुंह मांगी कीमत, मनमानी कीमत मांग रहे हैं। 600-700 रुपये मांगे जा रहे हैं। अब जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनको ज़रूरी है जाना, तो लोग ज़्यादा पे करके जा रहे हैं, छतों पर बैठ के जा रहे हैं बसों की। ये बहुत बड़ी मुसीबत लोगों के लिए त्योहारों के मौसम में, त्योहार के मुख्य तौर पर एक दिन पहले देखने को मिलती है। तो बस ऑपरेटर्स पर कंट्रोल करने के लिए परिवहन विभाग ने आखिर किया क्या, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि भले ही प्राइवेट बसेस चल रही हैं बड़ी संख्या में, लेकिन उनको भी तो मॉनिटर करना, उनको कंट्रोल करना परिवहन विभाग के जिम्मे आता है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे काछोला क्षेत्र के ग्रामीण पिछले कई दिनों से रोडवेज बस सेवा ठप होने से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भीलवाड़ा रोडवेज आगार प्रबंधन की मनमानी और लापरवाही के कारण बिना सूचना के बसें रद्द कर दी जाती हैं, जिससे आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रक्षाबंधन पर 9 और 10 अगस्त को महिलाओं के लिए फ्री यात्रा योजना का ऐलान हुआ, लेकिन जब बसें ही गांव तक नहीं पहुंची तो ये योजना ग्रामीणों के लिए महज कागजी साबित हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर बस सेवा तुरंत बहाल नहीं हुई तो भीलवाड़ा रोडवेज आगरा के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। वर्षों से ये रोडवेज चली आ रही है, जो सुबह काछोला 7 बजे से रवाना होती है और भीलवाड़ा 9 बजे पहुंचती है और वापस वहां से 10 बजे निकलती है, जो काछोला आके 12 बजे रुकती है और वापस यही रोडवेज शाम को 7 बजे भीलवाड़ा से निकल के 9 बजे काछोला पहुंचती है। लेकिन बरसों से ये चली हुई है, जो अभी 4-5 दिनों से आगार प्रबंधक के कुछ कहने के किलोमीटर कम बन रहे हैं। इसको जहाजपुर तक भी किया गया था, लेकिन किलोमीटर पूरा होने के बावजूद भी इसको दिन वाली 10 बजे वाली सुबह बंद कर दी गई है। और
वहीं सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। बदमाशों ने लूट की नीयत से पर्यटक की हत्या की है। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने रात भर जंगलों और अन्य इलाकों में दबिश दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई जगहों से खंगाले सीसीटीवी फुटेज। अब हत्या की वारदात में लिप्त संदिग्ध आरोपियों तक पहुंची पुलिस। पुलिस अधीक्षक वारदात का कुछ देर बाद करेंगे पूरा पर्दाफाश। तो एक पर्यटक की हत्या, अभी फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हत्या की वारदात में लिप्त संदिग्ध आरोपियों तक पहुंची है पुलिस और अब पूरे मामले का खुलासा भी पुलिस अधीक्षक जल्द ही करेंगे। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आ रही है और वाकई ये सनसनीखेज मामला है। बदमाशों ने लूट की नीयत से एक पर्यटक की हत्या कर दी। ये सूचना, ये खबर राजस्थान टूरिज्म के लिए भी चिंताजनक है कि टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आते हैं और प्रदेश में पर्यटकों का आना एक मुख्य आजीविकाओं के परिचालन के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं टूरिज्म है राजस्थान का। और उसमें अगर कुछ लोग लूट की वजह से हत्या करेंगे या लूट की घटनाओं को अंजाम देंगे तो इससे राजस्थान का टूरिज्म सेक्टर प्रभावित भी हो सकता है। ये निराशाजनक खबर है जो आबू रोड से आ रही है।